स्वागत है आपका पीजे की नरेशन में। और आज जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ वो एक्चुअली में मेरी खुद की लिखी हुई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। रिया घर में काम कर रही थी, बर्तन धो रही थी और उसकी माँ सिलाई करती थी। अब क्या करे, गुजारे का एक ही सहारा था, वो था माँ की सिलाई। रिया भी पढ़ाई करती थी, अभी 12th कंप्लीट ही किए थे और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। बड़ी मुश्किल से स्कॉलरशिप लेने के बाद उसे एडमिशन मिला था टॉप यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की थी उसमें। बचपन में ही रिया के पिताजी एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उसके बाद से माँ ने ही संभाला था उसे। रिया बेटा कितना काम करेगी, कॉलेज से आती है फिर काम में लग जाती है, थोड़ा तो रेस्ट कर लिया कर, इतना ज़्यादा काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी। माँ, और आप जो काम करते हो वो, आप तो दिन भर काम करती रहती हैं, सिलाई से एक सेकंड के लिए भी फुर्सत नहीं लेती, तो मैं क्या घर के काम भी नहीं कर सकती। माँ, आप रेस्ट करो तो मैं भी रेस्ट करूँगी। ठीक है भाई, आज तेरी खातिर हम सिलाई मशीन को आराम दे देते हैं। चल साथ में बैठ के चाय पियेंगे और बातें करेंगे। तेरी बड़ी मासी की जो बेटी है शबनम, उसका रिश्ता लग गया है। लड़का इंजीनियर है और अच्छा कमाता है और उसे बहुत खुश रखेगा। दहेज की बात तो की थी उन्होंने, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि तेरी मौसी जो है वो रईस घर की है, तो उसके लिए इतना दहेज जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब सुनती हूँ ना तो मुझे तेरा ख्याल आता है। रिया, कैसे करेंगे हम ये सब? तेरी भी शादी करनी है, मैं अच्छे घर में तेरा शादी करना चाहती हूँ बेटा। ओफो माँ, तुम फिर से शुरू हो गई। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, कह दिया तो कह दिया। पहले मुझे पढ़ाई पूरी करनी है, उसके बाद मैं जॉब करूँगी और उसके बाद मैं अपनी माँ को एक बड़े से घर में रखूँगी और हम दोनों साथ रहेंगे। रीत तो रीत होती है ना बेटा, आज नहीं तो कल तुझे ये घर छोड़कर अपने पति के साथ तो जाना ही पड़ेगा ना। हद है माँ, इतने दिनों बाद हम दोनों साथ बैठे और आपको बस यही बात करनी है। रिया की माँ, ओ रिया की माँ, सुनो तो ज़रा। अरे नहीं, लगता है पड़ोसन आई है, मुझे उसके ब्लाउज सिल के देने थे। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, तो यहीं बैठ चाय पियो और सोच अपने भविष्य के बारे में। मैं चलती हूँ, फटाफट उसे सिल के देती हूँ और उसे बातों में भी उलझाती हूँ। ठीक है माँ, तुम तो कभी आराम कर ही नहीं सकती। अब क्या करे बेटा, नसीब ही ऐसा है। रिया कप उठाती और उसे धोने चली जाती है और धोते धोते उसके दिमाग में विचार आता है। हर लड़की सोचती है कि उसके सपनों में राजकुमार आएगा, एक अमीर लड़का जो उसके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। पर मुझे कोई अमीर लड़का नहीं चाहिए, मुझे तो कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे समझे, मेरी माँ को अपनाए और हमारे साथ रहे, बस। बेटी रिया, बेटी रिया। हाँ माँ, क्या हुआ? सुन, ज़रा सब्जी ले आ, शाम के लिए कोई सब्जी नहीं बची है, और ध्यान से जाना। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। रिया सब्जी लेने निकल पड़ती है और वो रास्ते से जा रही होती है, तभी एक गाड़ी उससे टकरा जाती है। गाड़ी से एक लड़का बाहर निकलता है जो कि दिखने में बहुत हैंडसम और रिच था। रिया उसे देखती है और देखते ही रह जाती है। तभी वो आता है और हाथ आगे बढ़ाता है। रिया जैसे ही अपना हाथ उसे देती है, वो अपना हाथ वापस ले लेता है और कहता है, तुम लोगों को चलने का ढंग नहीं है, हमेशा गाड़ी के आगे आ जाते हो मरने के लिए, और उसके बाद तुम इसके बदले में पैसे मांगोगे जो तुम्हें चोट लगेंगे उसके। रिया, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी, एक तो तुमने मुझे ठोकर मार दी और अब हेल्प करने के बदले उल्टा मुझे ही दोष दे रहे हो। देख रहे हो सबके सब। अच्छा, तो तुम बोलती भी हो, मुझे लगा गूंगी हो। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर रिया उठती है और घूम के उसे एक लात मारती है। लड़की है यह बॉडी बिल्डर, मार दिया। तुम्हें तो मैं बताऊँगा, अभी रुको, मुझे काम से जाना है, वरना मैं तुम्हें। वरना क्या क्या कर लोगे? गलती से भी आगे से मुझे दिख मत जाना, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि तुम सपने में भी नहीं भूलोगी। हाँ जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे, आया बड़ा अमीर बाप का बेटा। रिया घर पहुंचती है तो उसे चोट लगी होती है। माँ देखकर घबरा जाती है, कहती है, अरे बेटा क्या हुआ, कैसे चोट लगी? तू भी ना ढंग से नहीं चलती सकती क्या? नहीं माँ, मैं तो ढंग से ही चल रही थी, लेकिन सड़क जो है किसी के बाप की तो है नहीं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उन्हीं के बाप की है, इसीलिए जिधर मर्जी उधर चला देते हैं गाड़ी, और उन्होंने ही ठोक दिया। अरे फिट्टे मुँह, बेड़ा गर्क हो उस आदमी का जिसने भी तेरे साथ ऐसा किया। हाँ माँ, हालांकि वो भी मुझे याद रखेगा, मैंने उसे ऐसी लात मारी है कि वो ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। रिया की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वो जॉब के लिए दर दर भटक रही थी। एक दिन उसे पता चलता है एक कंपनी के बारे में जिसमें जॉब की वैकेंसी थी। उस कंपनी का नाम था
खन्ना इंडस्ट्री। रिया वहाँ जाती है और वहाँ जाते ही उसे दिख जाता है गेट पे वही आदमी जिसने उसे ठोका था। वो आदमी रिया को देख लेता है और कहता है, हे यू, तुम, हाँ तुम इधर आओ। रिया पास जाती है, कहती है, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरा पीछा अब करते करते यहाँ तक आ गई। देखो, ओ लिसन, हेलो, तुम ना ये सब डेल्यूलू में रहना बंद कर दो, ठीक ना? मैं तुम्हारे पीछे नहीं आई हूँ, मैं ये जॉब के पीछे आई हूँ, जो कि यहाँ पर वैकेंसी निकली है। ओह, तो तुम्हें जॉब चाहिए? मेरी मानो तो उल्टे पाँव लौट जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा। क्यों? ये कंपनी तुम्हारे बाप की है। बिल्कुल सही पहचाना, ये कंपनी मेरे बाप की है। मेरे पिता का नाम राजेश खन्ना है और ये कंपनी मेरे ही बाप की है, और मैं देखता हूँ कि तुम्हें यहाँ कौन नौकरी देता है। अच्छा, कोई तो होगा यहाँ पे समझदार, हर कोई तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ तो नहीं होगा जो मुझे नौकरी दे। हालांकि अंदर से रिया थोड़ी सी हताश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद ये जॉब भी उसे नहीं मिलेगी। तभी पीछे से आवाज़ आती है, राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ट्रेनिंग पूरी करो। ट्रेनिंग पूरी करोगे, उसके बाद ही तुम्हें यहाँ पर ऑफिशियली ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द पोजीशन। आई अंडरस्टैंड दैट। मैं तो बस थोड़े ब्रेक के लिए बाहर आया था। मैं कर रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग पूरी, ज्वाइन कर लूँगा आपकी कंपनी, मेरे ऊपर मत चढ़ो। तो ऐसे बात करोगे तुम अपने डैड से? और मैं देख पा रहा हूँ कि तुम किस तरीके की ट्रेनिंग कर रहे हो। ये लड़की कौन है? मुझे नहीं पता। आई थिंक कोई रोड साइड लड़की है और यहाँ पर जॉब के लिए आई है। माइंड योर लैंग। ओह, यू आर रिया माथुर, राइट? मैंने तुम्हारा रिज्यूमे खुद पर्सनली देखा है और मुझे बहुत पसंद आया। तुमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में टॉप किया है और तुम्हारा माइंड काफ़ी शार्प है। इवन तुम्हारे प्रोफेसर की मेरी जान पहचान है, उन्होंने स्पेशली तुम्हें रिकमेंड किया था। ओह ओह, हेलो सर, माय नेम इज़ रिया और मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई थी। मैंने आपका वर्क देखा है, जो भी आपने प्रेजेंटेशन वगैरह पहले कर रखा है, और मैं सही बताऊं तो आपको इंटरव्यू की कोई नीड नहीं है। मैं ऐसे ही आपको सेलेक्ट करता हूं। मंडे से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चीज़ें आपको एचआर समझा देगी। बट डैड, आप इसे जॉब पर नहीं रख सकते। क्यों राहुल, मैं क्यों नहीं रख सकता इसे जॉब पर? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तुम चुपचाप जाके अपनी ट्रेनिंग पूरी करो, ठीक है? ओके रिया, आप ज्वाइन कर सकते हो। राहुल के पिता वहाँ से चले जाते हैं। तब रिया हंसते हुए कहती है, कोई तो कह रहा था कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी यहाँ पर, लो बिना इंटरव्यू के जॉब भी मिल गई। ठीक है, तुम्हें बिना इंटरव्यू के जॉब तो मिल गई है, लेकिन टिकोगी कितने दिन? याद रखना कि राहुल खन्ना इसी ऑफिस में है और तुम्हें यहाँ पर काम करने तो बिल्कुल नहीं देगा। देख लेंगे, देख लेना। रिया वहाँ ज्वाइन हो जाती है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पर टिकना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि राहुल जगह जगह पर उसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा था। कभी किसी चीज़ के लिए उसे फंसाता तो कभी किसी दूसरे चीज़ के लिए। पर रिया हार नहीं मानती और वो पूरी तरीके से ईमानदारी से वहाँ काम कर रही थी। अब ये नोक झोंक काफ़ी कंफर्टेबल हो गया। एक तरफ जहाँ राहुल को रिया को परेशान करना अच्छा लगता था, वहीं रिया को राहुल से तंग होना अच्छा लगता था। अब राहुल खुद रोज ऑफिस आने लगा और रिया की नज़रें ऑफिस आने के बाद राहुल को ही ढूंढती थी। दोनों की नज़दीकियाँ किसी से छिपी हुई नहीं थी, और क्योंकि राहुल हर किसी से ऐसे बात नहीं करता था, इतना अपनापन दिखाकर, इसके वजह से बाकी ऑफिस की लड़कियां जलने लग गई, क्योंकि हर लड़की सपना देखती थी कि वो खन्ना परिवार की बहू बने। एक दिन जब सब ऑफिस से निकल रहे थे और ऑफिस की छुट्टी हो रही थी, इस दौरान एक लड़की ने, जिसका नाम शिवानी था, उसने देखा कि राहुल चला गया है। उसने सोचा कि क्यों ना सबक सिखाया जाए रिया को। वो लड़की रिया के पास जाती है और उसे खूब खड़ी खोटी सुनाती है, उसकी कैरेक्टर पर उंगली उठाती है और उसे बुरा भला बोलती है। रिया बाथरूम में जाकर रोने लगती है, फूट फूट कर रोती है और कहती है, मैंने क्या किया? मैं तो उससे बात भी नहीं करती। ये लोगों ने मेरे ऊपर लांछन लगाया है। इतने में कोई बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। रिया कहती है, कौन? किसने दरवाज़ा बंद किया? खोलो खोलो, दरवाज़ा तो खोलो। बाहर से शिवानी कहती है, अब मज़ा आएगा, जो तेरी औकात है तू वहीं पहुंच गई। अब रात भर यही बाथरूम में सर, देखते हैं तुझे कौन बचाने आता है। रिया, नहीं शिवानी, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, मेरी माँ मेरे घर पे इंतज़ार कर रही है, प्लीज़ शिवानी खोल दो। पर शिवानी उसकी नहीं सुनती और उसे बाथरूम में ही लॉक करके चली जाती है। पूरा ऑफिस बंद हो जाता है और सन्नाटा पसर जाता है, जिसके बाद रिया बाथरूम में बंद रहती है और फूट फूट कर रोती है और कहती है, भगवान
मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? क्या मैं हमेशा ऐसी ही ज़िंदगी बिताऊंगी? क्या मैं ये कहकर रिया रोने लगती है और लाइट ऑफ हो जाता है, जिसके बाद वो और डर जाती है और वो माँ माँ करके फूट फूट कर रोती है। इधर रिया घर नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से उसकी माँ परेशान हो जाती है और वो इधर उधर पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर रिया गई कहाँ, वो घर क्यों नहीं आई वापस। जब चारों तरफ से पता नहीं चलता कि रिया गई कहाँ, तो उसकी माँ हाथों में फ़ोटो लेकर रोड पर भटक रही होती है और हर किसी से पूछ रही होती है, बहन जी ये मेरी बेटी है, इसे देखा है क्या? ऑफिस से घर नहीं लौटी है। सड़क पर पूछते पूछते वो अचानक एक गाड़ी से टकरा जाती है और ये गाड़ी राहुल की थी। राहुल फट से बाहर निकलता है। अरे आंटी, आपको चोट तो नहीं लगी? तभी वो देखता है कि आंटी के हाथों में रिया की तस्वीर है। वो कहता है, ये लड़की आप इसे कैसे जानते हो? ये मेरी बेटी है, ऑफिस से नहीं लौटी है, मैं बहुत परेशान हूँ। कमाल है, दोनों माँ बेटी को मेरे ही गाड़ी के आगे आना होता है। कुछ कहा क्या बेटा तुमने? नहीं नहीं आंटी, मैं तो रिया को जानता हूँ, मैं उसके ऑफिस में काम करता हूँ और मुझे लगता है कि वो ऑफिस से तो निकली होगी। पता नहीं बेटा, अभी तक घर नहीं आई, कोई खबर नहीं है उसकी। अच्छा रुको, मैं एक बार बात कर लेता हूँ सिक्योरिटी से, क्या पता उसने आखिरी वक्त में रिया को देखा हो। तभी वो सिक्योरिटी को फ़ोन करता है और उसे पता चलता है कि रिया को किसी ने ऑफिस से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। राहुल कहता है, आंटी एक काम करो, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, आप वहाँ शांति से बैठो और फिर मैं आपकी बेटी को लेकर आऊँगा आपके पास। बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो। लेकिन बेटा, अरे आंटी मैंने बोल दिया ना, चलो आप रेस्ट करो। फिर राहुल आंटी को ड्रॉप करता है और सीधे पहुंच जाता है ऑफिस। वहाँ वो स्टाफ से पूछता है कि क्या तुमने उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा? तो स्टाफ कहते हैं, सर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारा ध्यान नहीं रहता। तो राहुल कहता है, सीसीटीवी फुटेज चेक किया क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया। तो गधे हो तुम लोग, उस वक्त से क्या कर रहे थे? सीसीटीवी फुटेज चेक करो जल्दी, तब तक मैं आता हूँ। सर आप कहाँ जा रहे हैं? सब कुछ तुम्हें ही बता दूँ, बाथरूम जा रहा हूँ और कहाँ जाऊँगा। ये लोग भी ना बाप बने बैठे हैं मेरे, जहाँ जाऊँ इन्हें बता के जाओ। जब राहुल बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तो उसे लेडीज़ बाथरूम से आवाज़ आती है। वो डर जाता है, भूतनी? ये आवाज़ तो भूतनी जैसी लग रही है, लड़की की आवाज़ है। ओ नो, ये तो रिया भी हो सकती है क्योंकि वो निकली नहीं है ऑफिस से। क्या मैं जाऊँ एक बार चेक कर लूँ क्या? अगर कोई भूतनी निकली तो? हिम्मत करके जाना ही पड़ेगा राहुल बेटे, आज तो इज्जत का सवाल है, आंटी से वादा भी तो किया है। राहुल डरते डरते लेडीज़ बाथरूम की तरफ जाता है। अंदर से आवाज़ आ रही होती है, माँ मैं कैसे घर वापस आऊँ माँ, मुझे बंद कर दिया है माँ, बचाओ, कोई तो बचाओ। राहुल, रिया तुम अंदर हो क्या? हाँ कोई है, कोई है, दरवाज़ा खोल दो प्लीज़। राहुल दरवाज़ा खोलता है और वैसे ही रिया दरवाजे से बाहर निकलती है और उससे लिपट जाती है और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, राहुल मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं यहाँ आती हूँ, डेली काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ ताकि मेरी माँ को सिलाई ना करना पड़े, उनके हाथ न थके, उनके हाथ में जो सुइयाँ चुभ जाती है वो ना चुभे। ये लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? तुम्हारे साथ किसने किया ये रिया? किसने तुम्हें बाथरूम में लॉक किया? शिवानी ने मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया था। घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम डरो मत, मैं आ गया हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और कुछ देर तक दोनों एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। दोनों को कुछ एहसास होता है पर दोनों समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये एहसास है क्या। फिर राहुल बोल पड़ता है, रिया चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारी माँ वेट कर रही हैं, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें उन तक पहुँचा दूँगा। चलो चलो जल्दी जल्दी आंसू पोंछो और चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। फिर राहुल रिया को घर छोड़ कर आता है। रिया रात भर सोचती रहती है, लेकिन इस बारे में नहीं कि उसे बाथरूम में लॉक कर दिया गया था, बल्कि इस बारे में कि राहुल को उसने हक किया था और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ था। कैसा अजीब सा फील कर रही हूँ मैं, वो कैसा लड़का है, अजीब सा है पर अच्छा है, उसने मेरी मदद की है। लोग फालतू में उसे बुरा कहते हैं, है ना? शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, लगता है मुझे सो जाना चाहिए। इधर राहुल शिवानी को फ़ोन करता है और उसे बहुत ही कटी जली सुनाता है और उसे जॉब से भी निकाल देता है
और कहता है वापस जॉब पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों का इक्वेशन बिल्कुल बदल चुका था। अब दोनों घंटों बातें करते रहते थे ऑफिस में। एक दूसरे का साथ दोनों को काफ़ी पसंद था और हर वक्त दोनों साथ ही चिपके रहते थे। एक दिन राहुल अपने पिता के कैबिन से निकलता है और बहुत गुस्से में होता है। सामने से रिया बोलती है, हाय राहुल, कैसे हो? आज माँ ने भिंडी बनाई है, खाओगे ना? राहुल उसे इग्नोर करके चला जाता है। वो काफ़ी गुस्से में था। तभी रिया को ये बिल्कुल अजीब लगता है और रिया जो है वो उसके घर पहुंच जाती है। वहाँ पर वो राहुल से मिलने की बात कहती है तो पता चलता है कि राहुल तो घर आया ही नहीं। तभी वहाँ पर जो रामू काका होते हैं, रिया उससे पूछती है कि वो बड़े गुस्से में निकला था रामू काका, यहाँ क्यों नहीं आया? बेबी जी, पक्का वो अपने घर गए होंगे। अपने घर? राहुल का तो घर यही है ना, खन्ना मेंशन। ये तो उनके पिता का घर है जहाँ उनकी सौतेली माँ और सौतेले भाई बहन रहते हैं। उनका घर तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, पहाड़ों के बीच में, जहाँ पर वो अकेले रहते हैं। जब भी उन्हें गुस्सा आता है, उनको मन शांत करना होता है, तो वो वहीं चले जाते हैं। सौतेली माँ और सौतेले भाई बहन? क्या राहुल की अपनी माँ नहीं है? है तो, लेकिन ऐसी माँ से ना माँ होना ही अच्छा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं रामू काका? बेटा जी, रिश्ते बस बोली के ही हैं, रियल में किसी ने निभाए ही नहीं। राहुल 5 साल का था जब उनके माता पिता का तलाक हुआ। इसमें सबसे दुखद बात ये रही कि न पिता राहुल को अपनाना चाहता था और न ही उसकी जज ने कैसे भी करके पिता के मर्दे राहुल को मत दिया और उसके बाद उसके पिता ने अपनी मनमर्जी राहुल पर चलाई। कभी उसे वक्त नहीं दिया, कभी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। बेचारा बचपन से अकेला ही रह गया। एक मैं ही तो हूँ जिसके साथ वो अपना सुख दुख बांटता है। पक्का अंदर से टूटे होंगे बेबी जी, तभी वो अपने पुराने घर गए हैं। वो वहाँ तभी जाते हैं जब वो पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं। ज़रूर साहब ने उनकी शादी की बात की होगी। एक बड़ा कोई बिजनेसमैन है, उसकी बेटी भी बहुत अमीर है, उसी से शादी करने की बात कर रहे थे। पर राहुल बाबा जो है वो शादी नहीं करना चाहते, उन्हें तो शायद कोई और लड़की पसंद है। काका, क्या आप मुझे राहुल का एड्रेस देंगे? ज़रूर बेटा जी, ज़रूर। रिया एड्रेस लेकर राहुल के घर पर पहुंच जाती है। देखती है कि दरवाज़ा खुला है तो वो धीरे धीरे अंदर जाती है। अंदर जाती है तो नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है, शीशे टूटे हुए हैं, टीवी फूटा हुआ है और सब कुछ तोड़ फोड़ कर रखा है राहुल ने। और उसके हाथ से खून निकल रहा है और राहुल आंसुओं से भरा हुआ है और आसमान की तरफ देख रहा है, मानो अपनों से बहुत सवाल कर रहा हो, खुद में अपनी पहचान ढूंढ रहा हो। रिया उसका खून निकलते हुए देखती है और कहती है, राहुल, ये क्या कर लिया तुमने? तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और यहाँ का एड्रेस तुम्हें किसने दिया? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जाओ यहाँ से, मुझे किसी की सिंपत्ति नहीं चाहिए। राहुल, मैं तो बस तुम्हारी मदद। नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद, मैंने मांगी तुमसे मदद नहीं ना। अब दफ़ा हो यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रही हो? नहीं जाऊँगी, जब तक अपनी चोट पे दवाई नहीं लगवाओगे तब तक नहीं जाऊँगी। नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, यहीं बैठूँगी। ये कैसी जिद है रिया, प्लीज़ चली जाओ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ राहुल, मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं हो। राहुल कुछ नहीं बोलता और एकटक उसे देखते रहता है। रिया उसके पास जाती है, उसके हाथों पर मलहम लगाती है और पट्टी बांध देती है। देखो कितनी ज़्यादा चोट लगी है, बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे, खुद को चोट पहुंचा ली, बेवकूफ़ कहीं के। रिया, तुम्हें मेरी परवाह कब से इतनी होने लग गई? तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने देवदास क्यों बने हुए हो? क्या बताऊँ रिया, कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी तो लगता है कि मैं जी ही क्यों रहा हूँ, ना मेरा कोई अपना है। मैं तो हूँ, तुम्हारा मतलब क्या है रिया? मैं हूँ ना राहुल तुम्हारे लिए, तुम्हारी दोस्त। और क्या, मैं तुमसे प्यार करती हूँ राहुल। बच्चों जैसी बातें मत कर रिया, ये प्यार नहीं, ये बस एक हमदर्दी है जो कि तुम्हें मेरी कहानी की वजह से लगी। नहीं राहुल, ये एहसास मुझे काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे ये कह ही देना चाहिए। क्या हुआ अगर पास्ट में तुम्हारा परिवार नहीं रहा तो तुम आगे अपनी दुनिया बसा सकते हो और एक नया परिवार बना सकते हो। तुम भी ना रिया, पागल ही हो पूरी की पूरी। हाँ, तुम्हारे प्यार में
ओहो, डायलॉग एंड ऑल। हाँ, तो अब डायलॉग बोलने वाले लड़के से प्यार कर ही लिया है तो मुझे भी तो सीखना पड़ेगा, है ना। आई लव यू टू रिया। मैं भी बहुत टाइम से तुमसे ये कहना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास्ट की वजह से मैं शायद अपना फ्यूचर नहीं बना पाऊँगा कभी, क्योंकि मैं अंदर से बहुत टूटा हुआ हूँ। नहीं ना राहुल, मैं हूँ ना। हम अपना परिवार बनाएंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे, खुश रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे। राहुल कहता है पक्का। तो रिया कहती है पक्का, प्रॉमिस। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और काफ़ी देर तक गले लगाए रखते हैं। राहुल के पिता इस शादी से खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि रिया उनके घर की बहू बने, लेकिन राहुल को परवाह भी नहीं थी क्योंकि उसके परिवार ने कभी उसकी परवाह नहीं की। तो वो अपने पिता की दौलत को और पिता को लात मारकर रिया के पास आ जाता है। अब राहुल ने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा कर रहा है। और आज रिया उसकी पत्नी है, उनके 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं और माँ, राहुल को एक माँ भी मिल गई है, क्योंकि रिया की माँ अब राहुल की माँ हो गई है। राहुल को पूरा परिवार मिल गया है और रिया को मिल गया है उसका राहुल। तो आई होप कि आपको कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।